हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकॉनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कितने तरह के एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं और उनका क्या मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी हेडिंग आएगी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसे टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपकी फर्स्ट कैटेगरी है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सेकंड कैटेगरी है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड कैटेगरी है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की 2 कैटेगरीज और हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं विच इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मतलब समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो उसमें लिखा है full employment equilibrium refers to that situation in the economy when aggregate supply is equal to aggregate demand or saving equal to investment along with fuller utilization of the resources। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो एग्रीगेट डिमांड के या फिर प्लान सेविंग इक्वल हो प्लान इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पर आप साथ ही रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उस सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो उसमें जो मेन कंडीशन है वो आपको ये याद रखनी है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ कर रहे हो और उसके साथ साथ आपकी एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है आपके एग्रीगेट डिमांड के या फिर प्लान सेविंग इक्वल है प्लान इन्वेस्टमेंट के, तो उस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। आगे लिखा है सो दैट देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज़ किया जा रहा है, साथ ही आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है या फिर प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो ये वो सिचुएशन होगी जहाँ पर आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है और ना ही आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज़ करते हो, जिससे आपके पास कोई एक्सेस कैपेसिटी भी ना बचे, ना ही आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो और साथ ही आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो आपके एग्रीगेट डिमांड के, तो सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके जस्ट अपोजिट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें लिखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन AS इक्वल टू AD और S इक्वल टू I बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। Accordingly, there is unutilized capacity or excess capacity or unemployment in the economy even in the state of equilibrium। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे हो और आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है एग्रीगेट डिमांड के या फिर प्लान सेविंग इक्वल है प्लान इन्वेस्टमेंट के, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी भी हो सकती है, जैसे आप अनयूटिलाइज कैपेसिटी भी कह सकते हैं या फिर इसे आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे हो पर आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है, तो सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। तो अगर आप 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो जहाँ पर आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1000 यूनिट्स, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप पूरी कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हो और आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड भी है। तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आप रिसोर्सेज का पूरा यूज़ कर रहे हो और साथ ही एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है,
तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके अपोजिट अगर आप सिर्फ 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 800 यूनिट्स, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम पूरी कैपेसिटी का यूज़ करके इक्विलिब्रियम में आते हैं तो उसे कहा जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पर अगर आप कम कैपेसिटी का यूज़ करके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ रहे हो तो उसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को याद करके दोनों में डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और किस सिचुएशन में हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस तरह आपका फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड कैटेगरी देखते हैं। आपकी सेकंड कैटेगरी है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हम सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझते हैं। इसमें लिखा है इट refers to a situation when people are not willing to do work although suitable work is available for them। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर काम अवेलेबल है पर कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बंदा अपनी मर्जी से ही काम नहीं करना चाहता, काम तो अवेलेबल है पर वो खुद ही काम करना नहीं चाहता, तो इसे हम कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आगे लिखा है सच पीपल आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। इसका मतलब यह है कि जब हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो लोग आते हैं वो बेसिकली लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। आगे लिखा है इफ द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इट इज नॉट काउंटेड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे हम कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, यानी आपके पास आपकी इकोनॉमी में काम तो है पर लोग काम करना नहीं चाहते, तो उसे हम कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। नाउ इसके अपोजिट देखते हैं। इसके अपोजिट आपका आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लिखा है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। इसका मतलब यह है कि इसमें उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो काम तो करना चाहते हैं, चाहे उनको सेम वेज रेट क्यों ना मिल रही हो, पर उन्हें काम मिलता नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यही है कि लोग काम करना चाहते हैं पर काम अवेलेबल नहीं है, चाहे उन्हें सेम रेट पे ही काम करने को क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आगे लिखा है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट द इकोनॉमी कैन नॉट बी सेड टू बी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसका रीज़न है आपकी एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी। यानी अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लो होगी, तो सिचुएशन के अंदर आपकी इकोनॉमी में डेफिनेटली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी। साथ ही आगे ये भी लिखा हुआ है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर कर रही है तो आप अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं कह सकते। यानी अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। साथ ही आगे लिखा है इट विल इंडिकेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। यानी इसका मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, आपको इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि काम करना नहीं चाहते, खुद से काम अवेलेबल है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी क्लोज होती है इनकी डेफिनेशंस। तो आपको कीवर्ड्स हमेशा याद रखने हैं कि किसका मतलब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है और किसका मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है।
इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी लास्ट थर्ड कैटेगरी है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझते हैं। इसमें लिखा है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं और वो काम कर भी रहे हैं, जो भी उनको मार्केट में वेज रेट मिल रही है, उन सभी लोगों को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी आप अपनी इकनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब कह सकते हो जब हर वो पर्सन काम कर रहा हो जो काम करना भी चाहता है और वो काम कर भी रहा है, तो हम कहेंगे इसे फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे लिखा है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर देर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप कह सकते हो कि आपकी इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। तो ये एक और तरीका हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट को समझने का कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप कह सकते हो कि आपकी इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में है। इसकी एक और डेफिनेशन कीन्स ने भी दी है, जो काफ़ी बड़े इकनॉमिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन एन इंक्रीमेंट इन एडी डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इट शोज द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये डेफिनेशन कीन्स ने दी थी। अकॉर्डिंग टू कीन्स इसका मतलब यह है कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, जिसके इंक्रीज होने से ना तो आपके प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा और ना ही आपके एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, तो उस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि आपकी इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर है। तो इन तीनों पॉइंट्स में ही फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफरेंट वे में डिफाइन कर रखा है। आप किसी भी एक पॉइंट को याद कर सकते हो जो आपको ईजिली समझ आ रहा हो। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप जो कीन्स ने थ्योरी दी है उसको याद कर लें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कीन्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे ना ही आपके आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है और ना ही आपके एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस सिचुएशन को भी हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो आपका मीनिंग हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट का। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसे आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपकी इकनॉमी के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये काफ़ी क्लोज डेफिनेशन है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, पर एक दो बार रीड करोगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। वापस देखिए, इसमें लिखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लोग ही काम कर रहे हैं। आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिनेटली जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोग तो तभी भी काम नहीं कर पा रहे होंगे। इसके रीजंस आगे लिखे हुए हैं, आगे पढ़ना है। आगे लिखा है, ओविंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स इन द इकोनॉमी एंड द फैक्ट दैट एडजस्टमेंट टू दीज चेंजेस टेक्स टाइम, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि हम जिस इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं वो काफ़ी डायनेमिक इकोनॉमी है, जिसके अंदर लगातार डिमांड और सप्लाई के पैरामीटर्स में चेंज आते रहते हैं। तो जब तक हम उस चेंज को एडजस्ट करते हैं उस टाइम तक आपकी इकोनॉमी के अंदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है। कुछ लेवल तक ही करे पर करती ज़रूर है। इसलिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप ही हैं, और उससे पहले आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट करती है। तो आपको याद रखना है कि हम जिस इकनॉमी में रह रहे हैं वो काफ़ी डायनेमिक इकनॉमी है, लगातार चेंज होते रहते हैं। और जब आपके डिमांड और सप्लाई के पैरामीटर्स में लगातार चेंज होते हैं तो उसको एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम तक कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर हम फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को इंक्लूड करते हैं। उस सिचुएशन को हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे लिखा है, द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यह है
कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर हमेशा कुछ लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती ही करती है, ये सबसे मिनिमम रेट होती है कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो दो टाइप्स हैं, जिसमें हम फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, उन दोनों का मतलब क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकोनॉमी। ये डेफिनेशन आपके गार्डनर इकोनॉमिस्ट ने दी है। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं वो काफ़ी डायनेमिक इकोनॉमी है, यानी उसमें चेंजेस लगातार आते जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से लोगों को अपनी जॉब में शिफ्ट होना पड़ता है। कई लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी उनको समझ नहीं आ रही थी, या ऐसे और कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो जब तक एक पर्सन एक जॉब को छोड़ता है और दूसरी जॉब को पाने की तैयारी करता है, तो उस पूरे गैप के अंदर वो अनएम्प्लॉयड रहा, क्योंकि एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होने में टाइम तो लगेगा ही, एक प्रिपरेशन भी लगती है। तो जब तक एक पर्सन एक जॉब से दूसरे जॉब को गेट नहीं कर लेता, उसे दूसरी जॉब मिल नहीं जाती, तब तक उस पूरे पीरियड को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। ये कब अराइज होती है उसके लिए आगे लिखा हुआ है कि इट अराइजेज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ पावर, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर एक्सेट्रा। तो ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड रह सकता है, और जितने भी टाइम के लिए वो इन सभी सिचुएशन के अंदर अनएम्प्लॉयड रहता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे से याद कीजिए ताकि आप फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इजीली समझ पाएँ। साथ ही इसकी रीजंस को भी ज़रूर याद रखना, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हेल्प कर सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन गार्डनर ने दी है। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। इसका मतलब यह है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉई एक साथ अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों की जॉब एक साथ चली जाती है और उन्हें दूसरी जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। तो उस पूरे टाइम पीरियड के लिए जब तक उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उस पीरियड के लिए ये सभी लोग कहे जाएंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपकी इकनॉमी के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ के बंद होने के बाद लोगों को काम नहीं मिल पाता, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब अराइज होती है तो इसके लिए आगे रीजन दिए गए हैं। आगे लिखा है, इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू दीज सिचुएशन। फर्स्ट, व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर आर इन शॉर्ट सप्लाई। सेकेंड, when laborers lack expertise for new emerging industries. And third, when there is change in the production technique. तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जिसमें फर्स्ट रीज़न था कि आपके पास अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो जाए, या फिर इकोनॉमी के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ आपके प्रीवियस वर्कर्स के पास नहीं है, तो इस वजह से उस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। थर्ड लिखा हुआ है कि आपने प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज कर दी। तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों काफ़ी क्लोज डेफिनेशंस हैं फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की, दोनों ही डेफिनेशंस गार्डनर ने दी है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद करने के लिए इनके एग्जांपल्स को याद कर लीजिए ताकि आप एक ही बार में कैच कर पाएँ कि किस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और किस सिचुएशन में आप कहोगे कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, सभी पॉइंट्स अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि डेफिशिएंट डिमांड किसे कहते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के, ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेफिशिएंट डिमांड का इकोनॉमी में। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.